16 वर्षों के अज्ञातवास के बाद कुमार बिहारी पांडे अपने घर लौटते हैं तो बैंड बाजे से भव्य स्वागत होता है। गांव के मजे लेते रहे और समय को जैसे पंख लग गए। इसी बीच विवाह होता है और जीवन में कुछ बनने और कर गुजरने की चाहत बंबई उन्हें फिर वापस ले आती है। अब अंक 7 में सुनिए आगे की कहानी। बहुत दिनों बाद मैं एक बार फिर बंबई में बेकार हो गया, लेकिन इस बार मेरे मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। अब मेरे हाथों में हुनर था। मेरे मन में एक आत्मविश्वास था कि कहीं भी जाकर अपनी रोजी रोटी कमा लूंगा। हुआ भी ऐसा ही। मैंने टेल्को में अर्जी दी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। कहाँ मैं बॉम्बे टूल्स एंड डाई जैसी एक छोटी सी कंपनी में पड़ा था, जहां ले देकर सिर्फ 75 कर्मचारी काम करते थे, और कहां टेल्को जैसे समंदर में आ गया। यहां प्रतिष्ठा भी ज्यादा थी और धन भी। मैं बड़ा ही खुश था। उन दिनों मेरा छोटा भाई भी कानपुर में ही नौकरी करता था। मैंने उसे पत्र लिखा कि गांव जाकर अपनी भाभी को अपने पास ले आओ। मैं कानपुर आकर उन्हें बंबई ले आऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अब और क्या चाहिए। अच्छी कंपनी में काम करता हूं, अच्छा कमाता हूं, रहने के लिए मलाड में रूम है ही। अब क्यों न अपनी पत्नी को अपने पास बुला लूं। समस्या सिर्फ एक ही थी। टेल्को की नौकरी अभी नई नई थी। ज्यादा छुट्टी लेने से नौकरी हाथ से जा सकती थी। उन दिनों स्टेट इंश्योरेंस से सिर्फ 5 दिनों की सिक लीव की व्यवस्था की जा सकती थी, परंतु अपने गांव जाकर अपनी पत्नी को बंबई ला पाना संभव नहीं था। इसीलिए मुझे मजबूरन अपने भाई को पत्र लिखना पड़ा। अपनी पत्नी को कानपुर लिवा लाने के लिए अपने भाई को लिख तो दिया, पर अचानक टेल्को कंपनी में भी लेबर प्रॉब्लम शुरू हो गई। यूनियन के नेता लोग एक दिन कंपनी में आए और सारे वर्कर को धमकाकर गो स्लो यानी काम कम करो का नारा दे गए। ये बेईमानी मेरे मन को कभी कबूल नहीं थी। जब मैं कंपनी से पैसा पूरा लेता था तो काम कम करना बेईमानी थी। बेईमानी मेरी प्रकृति में ही नहीं थी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। जितना प्रोडक्शन मुझे देना चाहिए था, अपने हिस्से का पूरा पूरा प्रोडक्शन देता रहा। यूनियन के नेता लोग मुझे धमकाते रहे, क्योंकि मेरी ये हरकत उन लोगों के खिलाफ बगावत जैसी थी। वे लोग भला ये कैसे बर्दाश्त करते कि एक अदना कर्मचारी यूनियन के नेताओं के खिलाफ सर उठाए, उनका हुक्म न माने। और ऐसे मामलों में, जैसा आज भी बंबई की सारी मिलों फैक्ट्रियों में होता है, बात मारामारी तक पहुंची। एक दिन फैक्ट्री के बाहर मुझसे अच्छी खासी मारामारी हुई। होटल बॉय से यहां तक पहुंचने में मारामारी मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। न ही मैं मारामारी से डरता था, लेकिन मेरा मन अवश्य खिन्न हो उठा कि लोग मुझे ईमानदारी से रोटी कमाने नहीं देना चाहते। खिन्न होकर मैं टेल्को के ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर चैटर्जी के पास पहुंचा और उन्हें अपना राजीनामा सौंपते हुए कहा, साहब, यूनियन वाले मुझे ईमानदारी से काम नहीं करने देना चाहते और बेईमानी मैं कर नहीं सकता। इसलिए यही बेहतर है कि मैं कंपनी छोड़ दूं। चैटर्जी साहब कहने लगे, मैं जानता हूं तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी हो। तुम तो बिहार के रहने वाले हो ना? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर जमशेदपुर किए देता हूं। मैंने कहा, आपकी मेहरबानी साहब, लेकिन अब मैं अपना ही कुछ काम करना चाहता हूं। अगर सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे मेहरबान लोग तो हैं ही, मुझे कहीं न कहीं तो नौकरी दिलवा ही देंगे। चैटर्जी साहब को मजबूरन मेरा राजीनामा स्वीकार करना पड़ा। असल बात यह थी कि मैं बंबई छोड़ना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों मेरे मन को एक विश्वास था कि मेरा भविष्य यही है, इसी बंबई में। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन की बेशुमार खट्टी मीठी यादें बंबई से जुड़ी हुई थीं। इन सब बातों के अतिरिक्त सबसे अहम बात थी मेरे मन में कुछ बड़ा करने, बहुत बड़ा आदमी बनने की अदम्य इच्छा, जिसके लिए मेरे पास स्रोत भी थे, जो बंबई में रहकर ही उपयोग में लाए जा सकते थे। इलियट साहब के साहचर्य का
मुझे सिर्फ यही लाभ नहीं हुआ कि मैं इंजीनियरिंग का सारा काम सीख गया था। इसके अतिरिक्त एक और लाभ भी हुआ। वो था उनके इष्ट मित्रों, बड़े बड़े इंजीनियरों, पूंजीपतियों, अधिकारियों के साथ संपर्कों का। व्यापार के लिए बड़े बड़े संपर्क परम आवश्यक हैं। ये सारे संपर्क इलियट साहब मुझे अनायास ही दे गए थे। दरअसल अब मेरे मन के किसी कोने में अपना खुद का व्यापार की इच्छा जागृत हो रही थी, लेकिन व्यापार के लिए जो पूंजी चाहिए वो मेरे पास नहीं थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मैं टेल्को की नौकरी छोड़कर चला आया। टेल्को से रिजाइन करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो कानपुर से आया मेरे छोटे भाई का पत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मुझे लिखा था कि वो मेरी पत्नी को गांव से विदा कराकर ले आया है, मैं कानपुर आकर उसे बंबई ले आऊं। मैं अपने भाग्य, अपने जीवन के संयोग पर मुस्कुरा उठा। मां नारायणी ने भी जीवन में क्या क्या संयोग उपस्थित किए हैं। शादी के बाद जब पत्नी को विदा करवा कर घर लाया था तो बॉम्बे टूल्स एंड डाई बंद हो गई, और जब पत्नी कानपुर पहुंचकर बंबई आने की आस लगाए बैठी है तो मैं टेल्को की नौकरी से राजीनामा देकर आ रहा हूं। लेकिन मैं कोई दकियानूसी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं। मां नारायणी पर विश्वास रखने के अतिरिक्त मैं और किसी भी अंधविश्वास पर जरा भी यकीन नहीं करता। मेरी इस स्थिति में भला मेरी पत्नी का क्या दोष? हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है, चाहे वो संचित कर्म हो या क्रियमाण, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे पास जो भी धन शेष था उसे लेकर अपनी पत्नी को लाने के लिए कानपुर रवाना हो गया। कानपुर पहुंचा, बहुत दिनों के बाद भाइयों से मिल रहा था। पहली बार मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। घूमने फिरने, मौज मस्ती में कितने दिन गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। जब जेब के पैसे खत्म होने लगे तब याद आई कि अब बंबई लौट चलना चाहिए। वैसे मैंने मन में सोचा था कि यहां मेरे भाई तो हैं ही, यदि आवश्यकता पड़ी तो उनसे पैसे मांग लूंगा और बंबई लौटकर उन्हें वापस कर दूंगा। ये बात जब मैंने पत्नी से कही तो वो कहने लगी, आप उनसे किसी प्रकार की सहायता ना मांगे, यही अच्छा रहेगा। इसके अलावा शायद इन लोगों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। पता नहीं इन लोगों के पास पैसे हैं भी या नहीं। मैंने अपने भाइयों से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता न लेने का निश्चय किया। अब समस्या थी कि बंबई पहुंचूं कैसे। हार कर एक दिन मैंने अपने बहनोई से मदद मांगी। पैसे शायद उनके पास भी नहीं थे, लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं, मेरे बहनोई बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे रुपए देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहीं से व्यवस्था की होगी। पुनः उनके पास पहुंचने पर बहन ने 40 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। 40 रुपए प्राप्त तो हो गए, लेकिन तब भी मेरा और मेरी पत्नी का बंबई लौट पाना उन रुपयों में संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि 40 रुपए उन दिनों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हम दोनों पति पत्नी का कानपुर से बंबई तक का टिकट बड़े आराम से आ सकता था। परंतु मेरे कानपुर प्रवास के दौरान बनिया, दूध वाले, धोबी आदि कई लोगों के पैसे मेरे ऊपर उधार के रूप में चढ़ गए थे। अतः उसे चुका देना मैं अपना नैतिक कर्तव्य मान रहा था। मैंने बहन से तो कुछ नहीं कहा, पर इन्हीं विचारों में डूबा रहा कि अब क्या करना चाहिए। चाचा के पास जाने से कोई लाभ नहीं था। वो पहले ही मुझसे कह चुके थे कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, उनके पास रुपए नहीं हैं। ऐसा कहकर वो पहले ही मुझे रुपए देने के लिए टाल चुके थे। हालांकि उनके पास रुपए थे, ये मुझे अच्छी तरह से पता था। अचानक मेरी प्रत्युत्पन्न मति ने मेरा साथ दिया। पिछली बार मेरे कानपुर आने पर चाचा ने अपनी लड़की के विवाह में देने के लिए एक घड़ी बंबई से लाने को कहा था। वो बोले थे, विद्या की शादी में एक घड़ी देनी है, तुम बंबई से खरीद लाना, जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हें यहां दे दूंगा। मैंने कुछ ही दिन पहले बंबई में अपने लिए बड़े चाव से एक घड़ी खरीदी थी। वो घड़ी मुझे बहुत प्रिय थी और वो उस वक्त भी मेरी कलाई पर बंधी हुई थी। उन दिनों उसकी कीमत 100 रुपए थी। मैं चाचा के पास पहुंचा और उनसे कहा, चाचा आपने पिछली बार विद्या के लिए घड़ी लाने को कहा था, मैं घड़ी लाया हूं, आप घड़ी ले लें और मुझे रुपए दे दें। उन्होंने पूछा, कितने की है?
मैंने सच सच बता दिया 100 रुपए की है। इस पर वो हंसते हुए कहने लगे, अरे बहन की शादी के लिए दे रहे हो, 75 रुपए ले लो, मरता क्या न करता। मैंने 75 रुपए लेकर घड़ी चाचा को सौंप दी। इंसान की मजबूरी में गैर तो क्या, अपने घर वाले भी फायदा उठाने से नहीं चूकते। कोई अपने सगों के शोषण से भी बाज नहीं आता। उस दिन पहली बार अपना श्रृंगार बेचने पर मेरी आंखें छलछला आई थीं। चाचा और बहन से पैसे लेने के बाद मैंने बनिया, दूध वाले और धोबी वगैरह का बकाया अदा किया। किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से अपना और पत्नी के टिकट का प्रबंध किया और बंबई के लिए रवाना हो गया। हालांकि वहां से रवाना होने से पहले बड़े भाई साहब ने समझाया भी, इसे कहां लिए जा रहे हो, तुम तो बेकार हो, न हो तो यहीं कोई नौकरी कर लो, छोड़ो बंबई। मैंने कहा, आप चिंता न करें, मेरी दशा उतनी खराब नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। बंबई में मलाड में मेरा कमरा है। मेरे पड़ोसी चौहान साहब और उनकी पत्नी बड़े भले लोग हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। और जैसा मैंने भाई साहब से कहा था, चौहान साहब और उनकी पत्नी ने महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार हम दोनों का स्वागत किया। सचमुच उनका ये प्रेम और अपनापन कहीं मेरे हृदय को गहरे तक छू गया। चौहान साहब ने अधिकार पूर्वक मुझे हिदायत दी, बिहारी भाई, 15 दिनों तक तुम लोग दोनों समय खाना हमारे साथ ही खाओगे, कुछ पकाने वकाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बीवी लाए हो, अच्छी तरह से बंबई घुमाओ, हम लोगों के साथ गृहस्थी की ट्रेनिंग लो, उसके बाद चूल्हा चक्की शुरू करना। चौहान साहब कोई बहुत धनी आदमी नहीं थे, हाई कोर्ट में क्लर्क भर थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो जानते थे कि मेरे कमरे में खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना मुझे छोटा बनाए अपने करीबी होने का हक का इस्तेमाल करते हुए मुझे 15 दिनों की सुविधा प्रदान कर दी थी, ताकि उस बीच हम लोग अपनी ठीक ठाक व्यवस्था कर सकें। सचमुच चौहान साहब के इस एहसान और अपनत्व का मैं आज तक आभारी हूं। जैसे जैसे चौहान साहब की 15 दिनों की अवधि गुजरती जा रही थी, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं मन ही मन सोचा करता, 15 दिनों के बाद क्या होगा। मैं अकेला था, तब कोई बात नहीं थी, अब तो पत्नी भी साथ थी। मेरे होते हुए मेरी पत्नी भूखी रहे, ये मेरी गैरत को कभी मंजूर नहीं था। उधर पत्नी भी कहा करती, रोज रोज चौहान साहब के घर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। उसकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। मन में ये विचार आने लगा, अब तो किसी के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा, जिससे कुछ रुपयों की व्यवस्था हो और मैं घर के लिए राशन तथा बर्तन का इंतजाम कर सकूं। एक दिन मैं इसी उधेड़ बुन में घर में बैठा था, तभी मां नारायणी की कृपा से विट्ठल अवार्ड मेरे घर आया। विट्ठल मेरे साथ बॉम्बे टूल्स एंड डाई में ग्राइंडिंग ऑपरेटर था। वो मुझे बहुत स्नेह करता था और मैंने भी उसकी वक्त जरूरत पर हर तरह से काम आने की कोशिश की थी। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा था उसे करने में कभी आनाकानी नहीं की थी। मेरे कमरे में चाय बनाने का प्रबंध तो था ही। मेरी पत्नी ने विट्ठल के लिए चाय बनाई। विट्ठल चाय पीता रहा और मैं मन ही मन उससे कुछ पैसे मांगने के बारे में सोचता रहा। चाय पीने के बाद विट्ठल ने अपनी जेब में हाथ डाला और 25 रुपए निकालकर मेरी पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, भाभी जी माफ कीजिएगा, आपकी शादी में तो मैं शामिल नहीं हो पाया, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें, इससे अपने लिए कोई उपहार खरीद लीजिएगा। मां नारायणी की कृपा तो देखो, इससे पहले कि मैं विट्ठल से रुपए मांगता, मां ने स्वयं ही विट्ठल द्वारा मुझे रुपए प्रदान करवा दिए। विट्ठल विदा लेकर चला गया। मैंने मन ही मन मां को धन्यवाद दिया। तभी थोड़ी देर बाद बॉम्बे टूल्स एंड डाई में मेरे साथ काम करने वाले सरदार जी मेरे घर पधारे। सरदार जी बॉम्बे टूल्स एंड डाई में डाई मेकिंग का काम किया करते थे। वे बड़े अनुभवी और मेरे करीबी व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे बिना बताए ही शायद सारी स्थिति भांप ली। कुछ देर बातें करने के बाद वो बोले, मैं जरा एक दोस्त से मिलकर वापस आता हूं। जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में एक भगोना था। वो भगोना मुझे सौंपते हुए कहने लगे, भाई
मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम नई नई शादी करके बहू लाए हो और मैं खाली हाथ तुम्हारे घर चला आया। शादी में कुछ गिफ्ट तो देनी चाहिए। मैंने सोचा नई नई गृहस्थी जमा रहे हो, ये तुम्हारे काम आएगा। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना सरदार जी की ये सहायता मैं कभी भूल नहीं पाता। आज जब मेरे किचन में इतने भगोने हैं कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता, तब भी सरदार जी का दिया गया भगोना मेरे लिए बहुमूल्य उपहार है। इस तरह विट्ठल अवार्ड के दिए हुए 25 रुपयों और सरदार जी के दिए हुए भगोनों के सहारे मेरा घर संसार शुरू हुआ। मैं राशन वगैरह लाया और पहली बार घर में गृहस्वामिनी ने भोजन बनाने का श्री गणेश किया। पहली बार अपने हाथों से घर में भोजन बनाकर पति को खिलाने में पत्नी को क्या अनुभूति हुई वो तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे वो आनंद आज भी याद है। उसी दिन से मैंने काम की तलाश शुरू की। उन दिनों बंबई में मेरे जैसे मशीनिस्ट को काम की कमी नहीं थी। मेरा परिचय क्षेत्र भी अच्छा खासा था। उस जमाने में कहीं भी पूरी एक शिफ्ट काम करने पर लगभग 20 रुपए की मजदूरी बना करती थी। 20 रुपए मुझे अपने लिए कम नजर आते थे। मेरे मन में विचार आया कि अगर मैं 20 रुपए में पूरी शिफ्ट करने की जगह कई जगहों पर पार्ट टाइम काम करूं तो मुझे ज्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत करने से मैं जरा भी नहीं घबराता। मैंने 3 जगह पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। इस तरह मैं बाकी मशीनिस्टों से कहीं ज्यादा कमा लिया करता था। मेरी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह चलने लगी। चौहान साहब के पड़ोस में रहने से पहले मैं एक बैठी चाल में पांचाल के पड़ोस में रहा करता था। उससे भी मेरी बहुत घनिष्ठता थी। उस घनिष्ठता के कई कारण थे। एक तो वो मेरा पड़ोसी था, दूसरा हम पेशा भी। इसलिए शादी से पहले मेरी अधिकतर शामें पंचाल के घर ही गुजरा करती थीं। उससे कुछ समय के लिए ही सही मैं अपना अकेलापन भूल जाया करता था। यदा कदा खाना भी पंचाल के साथ ही खा लिया करता था। ये बात अलग थी कि खाना पंचाल परिवार बनाता, लेकिन पूरे खाने पर आने वाला खर्च मैं ही वहन करता था। पर इन छोटी छोटी बातों पर मैंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरी पत्नी के आ जाने के बाद भी कभी हम लोग पंचाल परिवार में खाना खाने चले जाते, कभी वो लोग हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ जाते थे। मेरे 2-3 जगह नौकरी करने के बात को लेकर पंचाल मुझे कई बार टोक चुका था। इतनी मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं उसकी इस सद्भावना से बहुत प्रभावित था। लेकिन हमें अपनी नई नई गृहस्थी जमाने के लिए हर छोटी बड़ी वस्तु की व्यवस्था करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। एक दिन घर पहुंचने पर मेरी पत्नी बताने लगी, पांचाल की बीवी आई थी, कह रही थी, अब तो भाई साहब खूब पैसा कमा रहे हैं, कितने गहने बनवाए? मेरे कहने पर कि एक भी नहीं, तो कहने लगी, अरे तो कहती क्यों नहीं, तुम्हें गहने बनवा कर दें? पत्नी के ये बताने पर मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? पत्नी कहने लगी, सब गलत ही गलत है, ये लोग मुझे ठीक नहीं लगते। आप ही बताते हैं कि आपने इन पर कितना कितना खर्च किया है, पर आज जब हम अपनी नई नई गृहस्थी जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने हमें मदद नहीं की। उल्टे पांचाल हमेशा आपसे कहता रहता है, इतना काम मत करो, मतलब ज्यादा मत कमाओ, और आज उसकी बीवी मुझे आपसे गहने मांगने के लिए भड़का रही थी। अरे हम लोग गृहस्थी जमाए या गहने बनवाए? लगता है ये लोग आपसे जलने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। मेरे यहां आ जाने से अब आप उन लोगों पर धन नहीं लुटा पाते ना। इन लोगों से ज्यादा संबंध रखना ठीक नहीं है। पत्नी की बातें सुनकर सचमुच मेरा माथा ठनका। मैंने अपने और पांचाल के संबंधों को इस दृष्टि से तो देखा ही नहीं था। सचमुच जब सरदार जी जैसा व्यक्ति मेरी स्थिति भांप कर कम से कम एक भगोना की तो मदद कर ही गया था, वहीं मेरी पूरी परिस्थिति जानते बूझते भी पांचाल परिवार ने मेरी आज तक कोई मदद नहीं की थी। उल्टे मेरा ज्यादा कमाना शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और तो और अब वो हम मियाँ बीवी को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सचमुच उस दिन मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैं सोचने लगा, यही है वो लोग, मेरे धर्म भाई, मेरी धर्म माँ, मेरी धर्म बहन, जिन पर मैं अपनी पूरी कमाई लौटा दिया करता था। मेरा मन
पांचाल परिवार से ऐसा खट्टा हुआ कि नित्य प्रति का आना जाना हफ्तों में बदल गया। हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए, और एक दिन वो भी आया जब आने जाने का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पांचाल परिवार ने मुझे एक बार फिर ये एहसास दिलाया था कि जीवन में लोग सबसे ज्यादा महत्व सिर्फ धन को ही देते हैं, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के संबंधों को नहीं। एक बार मैंने अपने पिता के सामने कुछ कर दिखाने की कसम खाई थी। अब की बार मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि अब मैं पांचाल जैसे मशीनिस्ट के सामने इतना ऊंचा उठकर दिखाऊंगा कि अगर वो हाथ ऊंचा करके भी मुझे छूना चाहे तो ये उसके लिए असंभव हो। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि पांचाल परिवार ने एक तरह से मुझ पर कृपा ही की थी। न वो लोग ताने मारते, न मन में ऊंचा बहुत उठने की अदम्य इच्छा जागृत होती। ये उनका मुझ पर उपकार ही है जो मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। वैसे उस समय उनकी बात बहुत गलत भी नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी में ब्याह कर लाया था। गहनों के नाम पर उसके बदन पर एक छल्ला तक नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति से गहनों की चाहना करे या कोई उसे गहने मांगने के लिए समझाए तो बुरा भी क्या है। कम से कम उसी ताने की बदौलत मैंने अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाने शुरू कर दिए थे। उन दिनों सोने का भाव ही क्या था, लगभग 140 रुपए तोला। कमाई तो मेरी अच्छी थी ही। अब शायद लोगों को विश्वास न होगा। अपनी आमदनी और बढ़ाने के लिए मैंने 5-5 जगहों पर काम करना शुरू कर दिया था। सुबह 5-6 बजे घर से निकलता और रात 12-साढ़े 12 बजे घर लौटा करता था। रुपए तो मैं अच्छे खासे कमा रहा था, पर दूसरे पहलू पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे इस तरह से रोज 18-18, 20-20 घंटे घर से गायब रहने का परिणाम मेरी नई नवेली पत्नी पर क्या पड़ेगा। वो बेचारी बंबई में न तो किसी व्यक्ति को पहचानती थी, न ही कोई रास्ता जानती थी। वो रोज मेरे घर से जाने के बाद बंद कमरे में आधी रात तक अकेले भटभटाती रहती थी, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं पाती थी। ऐसा कब तक चलता? किसी दिन उसके सब्र का बांध तो टूटना ही था। एक दिन उसने रोते रोते अपने दिल का सारा गुबार मुझे सुना ही दिया। मैं हैरान खड़ा उसकी सारी याद फरियाद सुनता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरी गलती कहाँ हुई। ये जो सवेरे मुंह अंधेरे उठकर काम पर चला जाता हूं और देर रात गए वापस आता हूं, ये सब उसी के लिए तो है। मैं उसे ही तो सुखी देखना चाहता हूं, उसी के लिए ढेर सारे रुपए कमाना चाहता हूं। बिना पैसे बंबई में इंसान सुखी रह सकता है क्या? लेकिन सुख का एक भावनात्मक, एक रागात्मक पहलू भी होता है। ये मैं सचमुच भूल गया था। मैं अपराधी सा काम पर चला गया। उस रात जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाला चौहान साहब का परिवार मेरी पत्नी को घेरे बैठा है। मैं घबरा गया। उन लोगों ने बताया पता नहीं क्या हुआ, ये बड़े जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मैं पत्नी के पास गया। वो डरी हुई नजर आ रही थी। मैंने अपने रोज के नियम के अनुसार मां नारायणी के सामने अगरबत्ती सुलगाई। चौहान साहब का परिवार तब तक जा चुका था। मेरे आ जाने से पत्नी भी थोड़ा आश्वस्त हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा आखिर हुआ क्या? पत्नी ने डरते हुए बताया था कि वो लेटी हुई थी, जाग ही रही थी कि अचानक रूम में रखी मां लक्ष्मी की मूर्ति सजीव होकर उससे कहने लगी, तुम क्यों बेकार चिंता करती हो? अरे वो तो तुमको मुझसे भी ज्यादा चाहता है, देखती नहीं? वो आजकल तुम्हें सुखी करने के पीछे मुझे भी समय नहीं देता। ये देखकर मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। मैंने उसे बहलाते हुए कहा कि तुमने कोई सपना देखा होगा, पर वो अपनी बात पर अटल थी कि उसने जीते जागते अपनी आंखों से मां नारायणी को देखा था। मैंने उसे प्यार से दुलाते हुए कहा, अरे पगली, ये परम प्रसन्न होने की बात है कि डरने की। मैं तो ताउम्र मां की सेवा करता चला आ रहा हूं, पर मुझे उन्होंने आज तक इस योग्य नहीं समझा कि मुझे दर्शन दे, और तुम्हें अनायास ही उन्होंने दर्शन दे दिए। मेरा तो पहले से ही अटल विश्वास था कि
कि मेरा जो भी उत्थान हुआ या हो रहा है वो मां नारायणी का ही प्रसाद है। मेरा इतनी इतनी देर घर से बाहर रहना, जहां मेरी पत्नी को पसंद नहीं था, वहीं 18-20 घंटे रोज लगातार काम करना मेरे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा था। शरीर थककर चूर हो जाया करता था। मुझे भी अब लगने लगा था कि यह सिलसिला ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं। तभी एक दिन बेड़मल खुशलानी का एक आदमी मुझे ढूंढता हुआ आया। बताने लगा कि वो पहले भी एक बार आया था तो पता चला कि मैं गांव गया हूं। अब उसे क्या पता कि मैं गांव नहीं, अपनी पत्नी को लेने कानपुर गया हूं। बेड़मल खुशलानी बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी किया था, जो भी कमाया था, वो सब अपने ही बलबूते कमाया था। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वो मुझे बॉम्बे टूल्स एंड डाई के जमाने से ही जानते थे। अब वो उसी गुप्तावाड़ी शिवड़ी में, जहां बॉम्बे टूल्स एंड डाई हुआ करती थी, कैप्री इंजीनियरिंग के नाम से एक कंपनी डाल रहे थे। उनकी मशीनें आई पड़ी थीं। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इरेक्शन करवाए और जॉब वर्क लाकर कंपनी को चला सके। उन्हें इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मैं ही नजर आ रहा था। मैं भी रोज 18-20 घंटे काम करके तंग आ चुका था। मैं तुरंत उस आदमी के साथ बेड़मल खुशलानी से मिलने पहुंचा। बेड़मल खुशलानी ने तुरंत मुझे 2000 रुपए महीने की पगार में फोरमैन की हैसियत से नौकरी पर रख लिया। मेरे जैसा एक साधारण मशीनिस्ट सीधे फोरमैन बन गया। उन दिनों की 2000 पगार आज के रुपए की वैल्यू के अनुसार कितनी होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। देखा जाए तो कैप्री इंजीनियरिंग का जन्म एक तरह से मेरे ही हाथों से हुआ। धन अवश्य खुशलानी जी का लगा था। कंपनी को खड़ा करने, सजाने संवारने और चलाने में मेरा ही हाथ था। काम बहुत कठिन था। उस वक्त बाजार में मंदी आई हुई थी और जॉब वर्क बहुत मुश्किल से मिलता था। लेकिन चुनौती का सामना करना मेरे स्वभाव का एक अंग है। मैंने वो चुनौती स्वीकार की। इलीट साहब के कारण बने संपर्कों की दौलत मेरे बहुत काम आई। मैं कैप्री इंजीनियरिंग के लिए काम जुटा पाने में कामयाब रहा। हां, मेहनत मुझे बहुत करनी पड़ रही थी। मैं फोरमैन जो था, जो विश्वास बेड़मल खुशलानी ने मेरे ऊपर दिखाया था, उसे तोड़ कैसे सकता था। मशीनों के रख रखाव, ऑर्डर लाना, ऑर्डर बनवाना और मौका आए तो खुद भी बनाना, बने हुए ऑर्डर की ठीक वक्त पर डिलीवरी और उसका भुगतान, इस सब का जिम्मेदार मैं था। एक किस्म से मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी तो ये कि मैं भरसक मेहनत करके कैप्री को फायदा पहुंचाऊं और बेड़मल का विश्वास न तोड़ूं, और दूसरी जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनसे मैं कैप्री के लिए काम लाता था। वो सब मेरे व्यक्तिगत परिचित थे। वो कैप्री को नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर मुझे काम सौंपा करते थे। उनके काम में कोई गड़बड़ी का मतलब उनका मेरे ऊपर से विश्वास खोना था। लेकिन ये मेहनत मैं कैप्री के साथ ही साथ अपने लिए भी कर रहा था। कहीं मेरे मन में अपनी खुद की कंपनी खोलने की इच्छा सदैव से छुपी बैठी थी। मेरी ये सारी मेहनत मेरे भविष्य के लिए एक संचित पूंजी की तरह थी। मैं अपने संबंधों को पुष्टतर करने के प्रयास में जी जान से जुटा हुआ था। मुझे हमेशा इलियट साहब की वो सीख रास्ता दिखाती रहती थी। वो जाने से पहले मुझसे बोले थे, लुक, डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर फ्रेंड्स बट गुड फ्रेंड्स। और मैं मित्रों का वो खजाना जुटाने में अपने पूरे जोश व खरोश से लगा हुआ था। अब भी मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था। मेरी पत्नी के लिए तो ये खाई से निकलकर कुएं में गिरने जैसी बात थी। 5-5 नौकरियां करते वक्त मैं जितना वक्त घर पर दे पाता था, अब शायद उससे भी कुछ कम ही वक्त मैं घर में देता था। मेरी पत्नी इस स्थिति से कुछ खुश नहीं थी, पर बेचारी करती भी क्या। हमेशा यही कहा करती थी, पता नहीं कब इस गुलामी से आजादी मिलेगी। सिंधी और पंजाबी व्यवसायियों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए भी मैं उनकी व्यावसायिक पद्धति से कभी सहमत नहीं रहा हूं। वो अपने सारे संबंध सिर्फ हानि लाभ के पलड़े में तौलते हैं। उनके व्यवसाय में स्वार्थ सर्वोपरि होता है।
मैं ये नहीं कहता कि सभी सिंधी पंजाबी एक ही जैसे होते हैं। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सिंधी और पंजाबियों में भी अपवाद स्वरूप सज्जन व्यक्ति होते ही हैं। बेड़मल खुशलानी जी उन्हीं सज्जनों में से एक थे। वहीं उनके बेटों में खुशलानी जी के सद्गुण दूर दूर तक छू भी नहीं गए थे। वो गुण आते भी कहां से? उन्होंने खुद कष्ट करके अपना खून पसीना बहाकर जो कुछ अर्जित नहीं किया था, जो वो दूसरे के कष्ट, दूसरों के श्रम की कदर कैसे करते? उनको तो बिना प्रयास के खुशलानी जी के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो गया था। खुशलानी के कैप्री एंटरप्राइजेस से हाथ खींचकर दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो जाने पर उनके बेटों के साथ काम करते समय मेरी उपरोक्त धारणा सत्य साबित हुई। जब तक कैप्री इंजीनियरिंग नहीं चली थी, तब तक मैं उनका सब कुछ था। वो मुझे हाथों हाथ लिया करते थे। मेरी हर बात उनके लिए हुक्म थी। लेकिन जब कैप्री इंजीनियरिंग चल निकली तो उनकी नजरों में मुझे दी जाने वाली 2000 रुपए की पगार अखरने लगी थी। उन्हें लगने लगा था अब वो अकारण ही मुझे 2000 दे रहे हैं। उससे कहीं कम पगार में उन्हें मेरी जगह काम करने वाला व्यक्ति मिल सकता है। उन्होंने जुबान से तो कभी कुछ नहीं कहा, पर उनके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन मेरी नजरों से छुपा नहीं रहा। मुझे खुशलानी जी के बेटों का व्यवहार बहुत अखरा। मेरा आहत आत्मसम्मान इसके खिलाफ बगावत कर उठा। मैंने एक दिन कैप्री इंजीनियरिंग से रिजाइन कर दिया। खुशलानी जी के बेटे तो मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन जब मेरा राजीनामा बेड़मल जी के सामने पहुंचा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें तो पता तक नहीं था कि कंपनी में क्या चल रहा है, मैं क्यों रिजाइन कर रहा था। वो किसी भी तरह मेरा राजीनामा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो बोले, तुम्हारे जैसा आदमी मुझे कहां मिलेगा। मैं बेड़मल जी को बाबूजी कहकर बुलाया करता था। मैंने कहा, बाबूजी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी कंपनी में मेरा काम ही क्या बचा है। कंपनी का इरेक्शन हो चुका है, अब अच्छी तरह से चल भी रही है, अच्छा खासा काम आता है। अब मेरी क्या जरूरत, मुझे छुट्टी दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि बेड़मल जी को उनके बेटों की ऊंची हरकतें बताकर उनका दिल दुखाऊं। वो मेरे बुजुर्ग थे और बड़े सज्जन व्यक्ति थे, पर वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी, सच बात तो यह है कि मेरे मन में भी आप ही की तरह बड़ा बनने की, अपनी कंपनी खोलने की इच्छा है। मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह जीवन में कुछ कर दिखाऊं। मेरी बातें सुनकर बेड़मल जी बहुत खुश हुए। वो खुद भी कड़ी मेहनत करके नीचे से ऊपर आए थे। वह व्यक्ति के अंदर दबी महत्वाकांक्षा का दुख दर्द समझते थे। उन्होंने मेरा राजीनामा स्वीकार करते हुए मुझे सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। मैं कैप्री से इस्तीफा देकर घर पहुंचा और पत्नी को बताया कि आज मैं उस गुलामी से आजाद हो गया हूं। आज हम लोग जश्न मनाएंगे। पत्नी भी दुखी होने की जगह खुश हो गई। उस दिन हम दोनों पहली बार एक साथ देर रात तक घूमे, फिर होटल में खाना खाया और खूब मौज मस्ती की। अनुभवों के आकाश के लेखक कुमार बिहारी पांडे ने संघर्षों से जूझते हुए अभाव को भाव ढूंढने का हथियार बनाकर कैसे जिंदगी को खूबसूरत और लाजवाब बनाया। आइए ये गाथा सुनते हैं अगले अंक